नमस्ते दोस्तों, पिछले क्लास में हमने विद्युत धारा में प्रतिरोध और सारी महत्वपूर्ण चीजों को देखा था। अब इस क्लास में हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के विषय में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षा में इससे काफी क्वेश्चन आ रहा है, विशेष करके बैटरी से। तो इसको देखने से पहले एक दो पॉइंट और है, जैसे वोल्ट मीटर में उच्च प्रतिरोध होता है। कई बार परीक्षाओं में आया है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर का, मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, पोटेंशियल मीटर का। तो आप याद रखेंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है और आममीटर का प्रतिरोध कम होता है। और हम पढ़े भी हैं कि आममीटर को कैसे गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे गैल्वेनोमीटर को कैसे आममीटर में कन्वर्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ याद रखने के लिए और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होगा और आममीटर का प्रतिरोध रेसिस्टर उसका निम्न होगा, ये याद रखिए। आइए अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत धारा को जब किसी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन के अवयव अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसे ही हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अर्थात कि जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी सॉल्यूशन से गुजारेंगे तो करंट के एनर्जी के कारण, जैसे मान लीजिए इसमें जो है, इसमें हम मिलाए हुए हैं H2SO4 है, ठीक है। तो जब इससे होकर के बिजली गुजर रही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो ये H2SO4 दो भागों में टूट जाएगा, H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन। तो ये दो आयन में बिजली के एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी के कारण इसमें उपस्थित पदार्थ टूटने लगता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, बैटरी में मैंने बताया था जो लंबा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव होता है दोस्तों। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस ये जो वाटर में, ये सॉल्यूशन में टर्मिनल डूबा हुआ है, इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड की संख्या 2 हो जाती है, फिर बीच में सॉल्यूशन है हमारा पानी में जो भी मिलाएंगे या पानी, तो ये इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हम एनोड कहते हैं। याद रखेंगे कि जो बैटरी का टर्मिनल सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और वैसा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और एनोड वैसा इलेक्ट्रोड होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। ये याद रखना है। कई बार तो परीक्षाओं में एनोड और कैथोड को ही लेकर के प्रश्न आ जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, तो ये याद रखेंगे। अब इसके बाद होता क्या है इसको देखेंगे। जब करंट, हम जानते हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो जब करंट यहां से चलना शुरू करेगा, आएगा यहां पे, उसके बाद इस आयन इस सॉल्यूशन से होते हुए जाएगा इसमें और यहां से होते हुए कंप्लीट करेगा अपने पास पाथ को। तो एक साइंटिस्ट है विलियम निकलसन, याद रखना है, एक बार परीक्षा में रेलवे में आया हुआ है विलियम निकलसन का नाम। तो रेलवे, तो विलियम निकलसन को ध्यान रखेंगे। विलियम निकलसन ने ही सबसे पहले बताया था कि जब आप इस तरीके से विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, अर्थात बिजली को आप इस तरीके से किसी सॉल्यूशन से गुजारते हैं, तो सबसे पहले पानी जो है, H2O जो है, वो दो भागों में टूट जाएगा। पानी एक बनाएगा H प्लस आयन और एक बनाएगा O माइनस 2 आयन, अर्थात ऑक्सीजन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पानी दो भागों में टूट जाएगा। मान लीजिए कुछ सॉल्यूशन नहीं, केवल वाटर ही है, केवल H2O है, पानी है, तो पानी दो भागों में टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब दोस्तों आप जानते हैं कि डिफरेंट चार्ज जो होंगे, अलग अलग चार्ज होंगे, वो अफेक्ट करते हैं दूसरे को। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है। तो जब हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन को जो है पॉजिटिव होने के कारण ये चला जाएगा नेगेटिव वाले के पास, अर्थात किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन कैथोड में जाएगा। और ऑक्सीजन पॉजिटिव है तो किसके नजदीक से आएगा, ये पॉजिटिव के पास आएगा। क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा और पॉजिटिव नेगेटिव की ओर। ऐसे ही मानते हैं H2SO4 को तोड़ा जाएगा, तो ये H प्लस है, पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन होने के कारण ये किसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड की तरफ। अर्थात जब H2SO4 को तोड़ेंगे तो हमारा H प्लस आयन किधर से निकलेगा, एनोड से निकलेगा, कैथोड से निकलेगा, और हमारा SO4
निकलेगा? तो ये निकलेगा हमारे एनोड से, ठीक है। चूंकि SO4 माइनस आयन है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये SO4 माइनस किसके नजदीक से निकलेगा? एनोड के नजदीक से निकलेगा। और प्लस आयन जो भी टूटेगा वो किसके नजदीक से निकलेगा? वो कैथोड से होकर के निकलेगा। तो विलियम निकलसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कहा कि दोनों इलेक्ट्रोड से गैस का बुलबुला निकल रहा था पानी से, तो बुलबुला किसका है? तो एनोड से जो बुलबुला निकलेगा, आप बताएं पॉजिटिव टर्मिनल है तो एनोड से कौन सा बुलबुला निकलेगा? H+ या O ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन नेगेटिव है तो वो निकलेगा एनोड से, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। और क्योंकि कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड नेगेटिव है तो यहां से पॉजिटिव अर्थात हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये बताया था विलियम निकलसन ने। और किसी भी पदार्थ को जब हम इस तरीके से गुजारेंगे तो अपने आयन में टूटता है, इसे ही रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब एक और टॉपिक है हमारा विद्युत लेपन, इसका ही मेन यूज किया जाता है। विद्युत लेपन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप जानते हैं कि चांदी पे सोना का लेयर चढ़ाना है आपको, तो आप क्या कीजिए कि सोना किसमें, जैसे मान लीजिए सोना को डालेंगे सॉल्यूशन में, तो सोना मेटल है प्लस चार्ज में आएगा, तो क्या कीजिए जिसके ऊपर चढ़ाना है, लोहा के ऊपर, चांदी के ऊपर, जिसके ऊपर सोना का लेप आपको चढ़ाना है उसको निगेटिव टर्मिनल में रख दीजिए। तो निगेटिव टर्मिनल कौन सा है? हमारा कैथोड। तो कैथोड में चांदी का इलेक्ट्रोड बना दिए और सोना को डाल देंगे किसमें? पॉजिटिव वाले में, एनोड में। क्योंकि हम जानते हैं जब जाएगा तो सोना टूटना स्टार्ट करेगा और सोना इधर से होते हुए, सोना चूंकि पॉजिटिव Au होता है, पॉजिटिव आयन बनाएगा सोना, तो पॉजिटिव इधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, धीरे धीरे ये चांदी के टर्मिनल के पास जाने लगेगा टूट करके, क्योंकि Au+ में टूटेगा तो वो चांदी के ऊपर एक लेयर बना देगा। तो प्रश्न क्या आएगा परीक्षा में कि जिसके ऊपर आपको मेटल को डालना है, जैसे सोना को चांदी के ऊपर आपको डालना है, तो चांदी के ऊपर डालना है तो चांदी को डालेंगे कैथोड में, और जिस मेटल का आपको लेयर चढ़ाना है उस मेटल को डालेंगे हम लोग एनोड में। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें विद्युत सेल के विषय में जानना है। विद्युत सेल अर्थात बैटरी, ये क्या होता है? दोस्तों यह वह युक्ति होती है जिसके माध्यम से आप रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। केमिकल एनर्जी के माध्यम से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करते हैं। इसे हम बैटरी कहते हैं या विद्युत सेल कहते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। विद्युत सेल जो होता है वो क्या किया? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे मोबाइल की बैटरी क्या करती है, हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, जब हम उसे यूज करते हैं तो केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। घर में एक बैटरी यूज करते हैं, कोई बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बैटरी दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं प्राथमिक सेल और एक को कहते हैं द्वितीयक सेल। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, कई बार परीक्षाओं में सीधा प्रश्न आएगा। एक लाइन में जो भी लिखा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मेरे इस वीडियो सीरीज को देखने के बाद विज्ञान के लिए आपको किसी क्लास की जरूरत नहीं होगी, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, देखना। एक एक लाइन बार बार विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ है, क्योंकि मेरे पास इतना जगह और उतना समय नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये प्रश्न किस परीक्षा में आया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये लाइन किस परीक्षा में आया है। अभी बस आप इसको ध्यान रखिए कि विद्युत सेल दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं प्राथमिक सेल और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक सेल। तो बैटरी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, एक कहलाएगा प्राथमिक सेल और एक कहलाएगा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? वैसा बैटरी जिसको केवल एक ही बार यूज किया जा सके, जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सके, जिसका प्रयोग दोबारा नहीं हो सके। जैसे आपको ध्यान हो या अभी भी होता है, और पहले के समय में ज्यादा प्रयोग में लाया जाता था, गांव में निप्पो का ये सब बैटरी आता था, और उस बैटरी को जब हम लोग टॉर्च वगैरह में लगाते थे तो उसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा उपयोग में उसे नहीं लाया जा सकता था। तो वैसे बैटरी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल, अर्थात प्राथमिक सेल का केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। यह रासायनिक रूप से अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारा बैटरी होता है द्वितीयक सेल वाला कहलाता है। इसी बैटरी का ज्यादा उपयोग करते हैं, जैसे अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, घरों में, इन्वर्टर में जिस बैटरी का यूज करते हैं, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है, आप उसे चार्ज करते हैं फिर उसका उपयोग करते हैं, वो द्वितीयक सेल कहलाता है। और प्राथमिक सेल केवल एक ही बार, रिमोट में जिस बैटरी को यूज करते हैं प्राथमिक सेल है। इसके अलावा
हम लोग टॉर्च में यूज करते हैं प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल की बैटरियों का एग्जांपल लैप्लासी सेल और वोल्टियस सेल है। तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, लैप्लासी सेल किस प्रकार की बैटरी का उदाहरण है, वोल्टियस सेल किस प्रकार की बैटरी का उदाहरण है, किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो याद रखेंगे, लैप्लासी सेल हो या वोल्टियस सेल हो या रिमोट में यूज होने वाली बैटरी हो, जिस भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप याद रखेंगे वो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और होता क्या है, जिसका प्रयोग एक ही बार हो, दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सके, जो रासायनिक रूप से अनुक्रमणीय हो, जिनका दोबारा यूज नहीं किया जा सके, उसे हम कहते हैं प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, इसे हम संचायक सेल भी कहते हैं। दूसरा नाम है द्वितीयक सेल का क्या, संचायक सेल। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। इसका उदाहरण है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, यह भी प्रश्न आया, गैल्वेनिक सेल किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसका उदाहरण है। तो आप याद कर लेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, मोबाइल की बैटरी हो, इन सब में आपको द्वितीयक सेल का ही प्रयोग किया जाता है। ये सब द्वितीयक सेल के उदाहरण है। कुछ और स्टैटिक पार्ट है इस चैप्टर का जो आपको एक दिवसीय एग्जाम में आते हैं। वन लाइनर है, मोबाइल की बैटरी में लिथियम आयन बैटरी होती है। इसके अलावा आप याद रखेंगे, मोटर कार की बैटरी कैथोड लेड ऑक्साइड का बना होता है, मोटर कार की बैटरी, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज किया जाता है। तो ये सब भी एग्जाम में आया हुआ लाइन है, प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है टॉपिक, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको मैंने एक साथ समराइज किया है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों अभी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो इसको अपने नोट में लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं किरचॉफ का नियम बताऊंगा। तो दोस्तों, अब हम विद्युत धारा में व्हीटस्टोन ब्रिज के विषय में पढ़ेंगे और किरचॉफ के नियम के विषय में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हमारा विद्युत धारा का बहुत बड़ा पोर्शन समाप्त हो जाएगा और फिर हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। और चुंबकीय प्रभाव को पढ़ने के बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक आपके समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और आपका ये चैप्टर आपके काफी ज्यादा आपको जो है लगेगा कि आपके ये समस्या का समाधान हो सकता है। चैप्टर में सबसे पहले किरचॉफ का नियम हम लोग देखते हैं। ठीक है, किरचॉफ का दो नियम, एक नियम जो है किरचॉफ नियम जो है, एक नियम होता है लूप और एक होता है जंक्शन। देखिए, जंक्शन वाला जो नियम है, जंक्शन का जो नियम है वो क्या कहता है, इसके विषय में हम एक गीत के रूप में से याद रख सकते हैं कि जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। अर्थात कोई एक जंक्शन है, यहाँ पर इधर से कोई वायर आया, रेसिस्टर इधर आया, इधर से आया और इधर हो गया। इधर से 3 एम्पियर का है, मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट इधर से आया, इधर से 4 एम्पियर आया, इधर से 5 एम्पियर आया। तो ये जितना आएगा उतना ही इधर से जाएगा। तो 4 3 7 5 12 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है, तो कभी-कभी प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछा जाता है, आपको कहेगा कि बताइए इसमें कितना एम्पियर करंट होगा यदि यहां से जाने वाला करंट जो है ये 10 एम्पियर है, तो बताइए। तो देखिए, जाने वाला करंट कितना है, 12 10 22 एम्पियर। ठीक है, 22 एम्पियर जा रहा है और आ कितना रहा है, 5 3 8, 8 के साथ कुछ यहाँ पे जरूर है, तभी तो 22 इधर जा रहा है। तो x मान लेते हैं इक्वल टू 22 है, तो x का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या। तो इस प्रकार से जो है x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 22 में से 8 जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 14 एम्पियर। ठीक है, तो आप इसे याद कर समझ लेंगे कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जाएगा। कभी-कभी प्रश्न थोड़ा और कठिन कर देता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक इधर से भी आने वाला बना दिया है। ठीक है, कहा ये 2 एम्पियर है। ठीक है, ये x एम्पियर है, ये मान लेते हैं 5 एम्पियर है। ठीक है, तो बताइए कितना होगा। तो इधर से मान लेते हैं ये 2 एम्पियर है। ठीक है, तो ये आने वाला टोटल कितना हो गया, 1 2 3 और 4 आने वाला हो गया। 2 3 2 5 2 7 5 12 एम्पियर आ रहा है और जा रहा है केवल 5, अर्थात ये कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। तो
तो जितना आएगा उतना ही किसी भी जंक्शन से करंट जाएगा। ये किरचॉफ का पहला नियम है, जिसे हम कहते हैं जंक्शन का नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम इसे कहते हैं? संधि नियम कहते हैं, जंक्शन नियम कहते हैं। परीक्षा में इस तरीके से न्यूमेरिकल के रूप में भी कई बार, रेलवे में तो कई बार दोस्तों आप जाकर के देखिए ये सब प्रश्न आया हुआ है। तो अब हमारा सवाल ये है कि कभी-कभी अच्छे लेवल का जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहेगा ये नियम है किस संरक्षण पे आधारित? तो याद रखिए ये आवेश के संरक्षण पे आधारित है। ये किस नियम पे है? आवेश के संरक्षण पे आधारित है। आवेश के संरक्षण पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम पे ये आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना, किरचॉफ का पहला नियम जिसे हम जंक्शन नियम कहते हैं, जिसमें जितना करंट किसी पॉइंट पे आता है उतना ही करंट जाता है। ये किस नियम पे है? आवेश के संरक्षण के नियम पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नियम पे है कि जितना करंट किसी पॉइंट में आएगा उतना ही करंट उस पॉइंट से जाएगा। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ये इसी पे निर्भर करता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम दोस्तों कहलाता है लूप नियम। लूप नियम, ठीक है, लूप नियम। दोस्तों लूप नियम क्या होता है इसे समझते हैं। लूप नियम ये ऊर्जा संरक्षण पे निर्भर करता है। इसे याद रखेंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ऊर्जा संरक्षण पे ये निर्भर करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। पहली बात तो ये कि आप याद रखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे लूप नियम कहते हैं, ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, जिसमें हम जानते हैं कई बार बचपन से पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, ये अपना स्वरूप बदलता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो लूप नियम ये क्या कहता है ना कि किसी भी परिपथ में जितने भी सेल होंगे सभी सेलों का जो विभव का सम होगा वो 0 होगा। जितने भी बैटरी होंगे किसी भी परिपथ में सबका टोटल सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कहता है लूप नियम, ठीक है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और जंक्शन नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ का नियम, इन सभी तो विद्युत धारा से संबंधित सारे टॉपिक को हमने पढ़ा। अब केवल इसका अंतिम टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के विषय में समझेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका जितना मदद हो सकता है मैं कर रहा हूं। कृपया लाइक सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।